बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज़ सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मैं घुट घुट कर रोती थी और छुप छुप कर आंसू पोंछती थी। किसी से सवाल न कर सकती थी कि आखिर क्या वजह बनी ऐसे प्यार भरे और गहरे ताल्लुक़ को तोड़ने की। ख़ानदान में मंगनी तोड़ने का ऐलान भी चची की तरफ से हुआ था। बचपन से मेरी निस्बत मेरे चचाज़ाद आसिफ से तय थी। मैं और आसिफ एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू थी। शायद कुदरत को हमारा मिलना मंजूर नहीं था, इसलिए कल चची जान आई और बगैर कोई वजह बताए मंगनी तोड़कर चली गई। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया, कहीं आती जाती ना थी। खुद को किसी कैदी की तरह महसूस कर लिया था। मैं बचपन से आसिफ के ख्यालों के हिसार में थी। इसकी मोहब्बत की कैद भुगत रही थी। अब सोचों के जिंदान से निकलना मुश्किल था। उधर अब्बू को मेरी शादी की फिक्र खाई जाती थी कि मंगनी टूट जाने के बाद इनके ख्याल में लड़की के लिए रिश्ते के मौके आधे रह जाते हैं। रिश्ते तो आए, लेकिन कोई इस लायक ना था जो मंजूर किए जाते। मंगनी का टूटते सुनकर अम्मी की एक दूर की रिश्तेदार आई। इनका बेटा मैट्रिक भी नहीं था, लेकिन इनका ख्याल था कि अपनों में ऐसी बातें रुकावटें नहीं बनती। राहिला आंटी ने बिल आखिर 8-10 फेरे लगाकर मेरी सादा लो वालदा को शीशे में उतार लिया। अम्मी इनको मेरा रिश्ता देने के लिए राजी हो गई। वालिद ने मना भी किया कि लड़का मैट्रिक भी पास नहीं है, हमारी बच्ची के मुस्तकबिल की तहफ़्फ़ुज़ की क्या ज़मानत है। मेरी बच्ची बीए पास है, इन दोनों का कोई जोड़ नहीं। जब ये बात राहिला खाला से पूछी गई तो वो बोली, हम लड़की के नाम अपनी बड़ी दुकान कर देते हैं, कोई और क्या ज़मानत चाहिए। अगर मेरे बेटे के चाल चलन के बारे में कोई बात आप सुन लें तो मैं ज़रूर मुजरिम होंगी। वो नेक चलन और आला किरदार का इंसान है और किसी रिश्ते को कबूल करने के लिए यही सबसे बड़ी बात समझी जाती है। वालदा ने बिलाखिर अब्बू को इस रिश्ते के लिए मना लिया, ये कहकर कि तुमने अपने भाई की वफा को परख लिया, अब तुम्हें चाहिए कि मेरे रिश्तेदारों को भी परख लो। मैंने जब सुना कि मेरा रिश्ता एक अनपढ़ इंसान से जोड़ रहे हैं तो दिल खून के आंसू रोने लगा। लेकिन फिर बहुत पढ़े लिखे इंसान की बेवफाई याद आ गई। क्या मालूम इसी में मेरी भलाई हो। मुस्तकबिल का तो इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है। वालिदैन जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, ये सोचकर मैंने सर झुका लिया। सभी कह रहे थे कि लड़का मैट्रिक फेल है तो क्या हुआ, कमाऊ है और घर में किसी शय की कोई कमी नहीं, ज़ाती मकान है और क्या चाहिए। इसका नाम कासिम था, मैं जिसकी होने जा रही थी। वो दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनकर कासिम के घर आ गई। ये रिश्ता इन शराइत पर तय पाया था कि साइमा के नाम बड़ी दुकान होगी और जेवरात होंगे। अलैदगी की सूरत में लड़की को 10 लाख रुपए अदा किया जाएगा। इस दौर में 10 लाख की बहुत बड़ी अहमियत थी। शादी के बाद मेरा दिल इन लोगों में ना लगा, मगर लगाना पड़ा। वालदा ने समझाया, बेटी, हर घर का एक अपना तर्ज ज़िंदगी होता है। अगर इसमें कुछ कमी महसूस हो तो बहू को चाहिए कि वो ससुराल के रहन सहन को तब्दील करने की कोशिश करे और अपने अंदर सुधार लाए, लेकिन ये सब दानाई और मोहब्बत से होना चाहिए। तुम मिसाली बहू बनोगी तो वो लोग भी अस खुद अपनी इस्लाह कर लेंगे। रहन सहन का फ़र्क तो था, लेकिन समझौता किया जा सकता था, क्योंकि फ़िलहाल उन्होंने मुझे कोई जहनी तकलीफ़ ना दी थी। मेरी एक नंद थी, वो भी बिन ब्याही। इसका रवैया ला ताल्लुकी वाला था। वो घर के अंदर अजीब तरह से रहती थी। वो ज़रा सी आहट पर चूक उठती, दरवाजे पर हल्का सा खटका होता तो भाग कर जाती, ये देखने के कौन आया है। मैं इसको इस कदर बेचैन देखती तो परेशान हो जाती कि ऐसी क्यों है। सोचा कि शायद कोई नफसियाती मसला हो। मुझे क्या, पंचों पर भागे या चौंकती फिरे, मैं क्यों अपना सुकून बर्बाद करूं। दिन भर ससुर और शोहर दुकान पर होते और हमारी सास दोपहर का खाना खाकर सो जाती थी। घर में सन्नाटा होता। मेरी नंद बुशरा मुझसे बात न करती और मैं भी बोर हो जाती। इसके कान तो हवा की आहटों पर होते थे, तवज्जो किसी को क्या देती। मैं भी दोपहर को खाना खाकर अपने कमरे में जा लेटती और दरवाज़ा बंद कर लेती। सोने की आदत मैके में ना थी, रफ्ता रफ्ता आदत पड़ गई। अब लेटते ही नींद की आगोश में चली जाती। शाम को 5 बजे दूध वाला आता, हमारी सास चाय बनवाती, तब मैं उठकर किचन में चली जाती। कभी नंद के कमरे में ना झांका कि जागती है या सोई है। वो अस खुद बाहर ना आती जब तक अम्मा इसको आवाज़ें न देती। मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका था।
अभी तक बुशरा ने ना मुझसे दोस्ती की थी और ना कभी बेतकल्लुफ़ हुई थी। हम सरसरी बात करते और वो घर में इधर उधर हो जाती। मैं इस मामूल की आदी हो गई और इसके लाताल्लुक़ रहने का कोई नोटिस न लेती थी। ये जुलाई की एक गर्म दोपहर का वाक़या है। सोते सोते मुझे गर्मी महसूस हुई तो उठ गई। प्यास लगी थी। बाहर आकर बरामदे में रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल निकालने लगी। मेरी पुश थी। मुझे महसूस हुआ कि बुशरा के कमरे से कोई निकल कर गया है। वो साया नहीं था। ये दिन का वक्त था, चमकती धूप का पहर। मर्दाना लिबास की एक झलक देखकर यकीन हो गया कि वो कोई औरत ना थी, लड़का या मर्द था, मगर कौन? ये जानने के लिए बुशरा के कमरे की तरफ गई। इसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर रखा था। मैंने हल्का सा धक्का दिया। जब दरवाज़ा ना खुला तो लौटकर अपने कमरे में आ गई। सोचती रही, इस भरी दोपहर में कौन आया था? सास तो अपने कमरे में सो रही थी। क्या वो बुशरा से मिलने आया था? कुछ दिन जहन उलझा रहा। नंद से ना पूछा, कहीं गले ना पड़ जाए। सोचा बताना होगा तो खुद बता देगी। होगा इनका कोई करीबी रिश्तेदार जिसे घर के अंदर बुला लिया था। फिर ख्वाब समझकर मैंने इसको भुला दिया। इस बात को हफ्ता गुजरा था कि दोपहर को दरवाज़ा खटका हुआ। जाग रही थी, लिहाजा उठकर बैठ गई। तजस्सुस हुआ देखूं कौन आया है। मेरी नंद इतनी फुर्तीली थी कि मुझे कभी इसने दरवाजे तक जाने का मौका न दिया। सास तो वैसे भी न जाती थी। वो हवा के झोंके की माने तेजी से हर दस्तक पर दरवाजे तक जा पहुंचती। कुछ देर इंतजार किया कि पूछेगी कौन है, लेकिन इसने ना पूछा कि कौन है। कुछ देर में बिस्तर पर लेटी रही। फिर प्यास महसूस हुई। फ्रिज से पानी लिया। ये रेफ्रिजरेटर बुशरा के कमरे के करीब ही रखा था। मैंने यूं ही इसके कमरे के दरवाजे को हाथ लगाया। वो अंदर से लॉक था। मैं अपने कमरे में लौट आई। एक रोज़ बाद दोपहर को मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की को मैंने ज़रा नींवा कर रखा था। पर्दा ज़रा सा हटाकर झांकने लगी। तभी दोपहर को हल्के से दस्तक सुनाई दी मुझे। पलक झपकते ही बुशरा बाहर गई। मैं भी अपने कमरे से जानबूझकर निकल आई ताकि मालूम करूं कौन है। बुशरा ने महसूस कर लिया कि मैं इसके पीछे आ चुकी हूँ तो इसने कहा, चलो भागो, यहाँ कोई गैंग नहीं आई है। इसने ये जाहिर किया कि कोई बच्चा था जो अपनी गैंग के बारे में पूछने आ गया था। ये इसने बात बनाई थी, जबकि मैंने एक मर्द को खड़े देख लिया था। जब वो कोई गैंग नहीं आई कहकर दरवाजे को बंद कर रही थी, ये मामला कुछ और था। वो मुड़ी तो मुझे करीब आया। बोली, आप यहाँ क्या करने आई थी? लगता है ये आपका कोई मिलने वाला है जो गैंग का बहाना करके हमारे दरवाजे पर इस वक्त रोज़ आ जाता है। आपने इससे मिलना है तो घर के बाहर जाके मिलिए, यहाँ क्यों बुलवा लेती हैं? बुशरा की दीदा दलेरी देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो बुशरा? ठीक कह रही हूँ, ये इसी वक्त रोज़ आ जाता है। गैंग का तो बहाना है, बस मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। बुशरा ये कोई लड़का तो नहीं था, मैं देख चुकी हूँ। ये 30-35 बरस का एक मर्द था। 30 साल का हो या 40 साल का, मुझे क्या मालूम, तुम जानो मेरी बला से। तुम ही को मालूम होगा भाभी इस बारे में। ये कहकर वो तेज़ी से अपने कमरे में घुसी और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैं इसकी फुर्ती पर हैरान रह गई। इसकी घटिया बातें सुनकर मैं अभी तक परेशान और हैरान थी। सोचा कासिम को आने दो, सारी बात उनको बता दूंगी ताकि कल कलां को मुझ पर कोई बात ना आए। शाम को कासिम आ गए। मैंने सारा किस्सा इनको साफ साफ कह सुनाया। सुनकर खामोश हो गए। बस इतना कहा कि बुशरा से पूछूंगा। अगले दिन इतवार था, अम्मी के घर जाना था। मैंने शोहर से बात की। वो बोले, ठीक है, मेरी भी आज छुट्टी है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें ले चलता हूँ। मैं नहाने वॉशरूम में चली गई। तभी बुशरा को मौका मिला। जाने क्या दास्तान इसने कासिम की गोशगुजार की कि जब मैं तैयार होकर चलने को हुई तो महसूस हुआ जैसे इनका मूड ठीक नहीं है। चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? अगर आपका मूड मुझे मैके ले जाने का नहीं तो मैं नहीं जाती। मैं अम्मी जान से माजरत कर लेती हूँ। कासिम बोले, नहीं, तुम तैयार हो चुकी हो, चलो चलते हैं। मामला ये हुआ कि जूं ही मैं नहाने गई, कासिम ने बहन से पूछा कि दरवाजे पर कौन आया था। मुझे पता नहीं। वो दहलीज पर खड़ा भाभी से बातें कर रहा था। मैं अचानक पहुंची तो भाभी ने मुझे देखते ही कहा, फिर आना, और झटपट दरवाज़ा बंद कर दिया। इनसे पूछ लीजिएगा कि कौन आया था। ये इतना ख़तरनाक इल्ज़ाम था जो बुशरा ने अपनी चालाकी से मेरे जीवन साथी के दिल में डाला था। कुछ ऐसे अंदाज में बयान दिया गया कि उन्होंने यकीन कर लिया कि मेरी बहन सच कह रही है। ये मासी का कोई किस्सा है जो मेरी बीवी साथ लेकर आई है।
میری ساس نے جب یہ بات سنی تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، یا اللہ میری توبہ، اللہ بچا لے بری عورت کے فریب سے۔ میں ساس کے منہ سے یہ جملے سن کر ٹھٹک گئی، مگر قاسم نے مجھ کو غور کرنے کا موقع نہ دیا۔ بولے چلو دیر ہو رہی ہے، مرد کو بدگمان ہوتے دیر نہیں لگتی، خاص طور پر اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہو۔ میکے لا کر مجھے کہا کہ تمہارے باپ نے اسی لیے ہم سے مستقبل کی ضمانت مانگی تھی اور تمہارے نام ہماری بڑی دکان کروا لی کہ ان کو یقین تھا کہ تمہارے داغدار ماضی کے سبب ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تمہارا شوہر تم سے جواب طلب کرے گا۔ تم اب یہیں رہو، چند دن بعد آ کر میں پوچھوں گا سارا معاملہ، پھر فیصلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور مجھے اندیشوں اور وسوسوں کے کانٹوں بھری وادی میں دھکیل گئے۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا میں بتا نہیں سکتی۔ فون کیا تو انہوں نے فون نہ اٹھایا، دکان پر بار بار فون بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جب انتہائی ایمرجنسی ہو تب فون کرنا۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ ابو نے پوچھا تمہارا میاں نہیں آیا؟ میں نے بات رکھنے کو کہا میرے سسر کی طبیعت خراب ہے، وہ اسی پریشانی میں نہیں آ سکے، آج کل میں آ جائیں گے۔ ابو نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا اپنے گھر اور خاوند کا مسئلہ اول ہوتا ہے، قاسم تمہیں لینے آئے تو چلی جانا۔ ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ ابو کو پریشانی لاحق تھی، میں تھی کہ کلی کی طرح مرجھا رہی تھی۔ وہ جان دیدہ تھے، سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھ سے دریافت کیا کہ بیٹی سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ جو احوال تھا بتانا پڑا، اور چارہ کیا تھا؟ وہ لا علم کب تک رہتے؟ مجھے بالآخر تو بتانا تھا کیونکہ اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ شک و شبہ میں مبتلا میرے خاوند نے دن رات کانٹوں پہ گزارے ہوں گے، ماں اور بہن نے خوب بھڑکایا ہوگا۔ بشرا دل سے چاہتی تھی کہ بھابھی کو طلاق ہو جائے اور اس کی نگرانی کرنے والی گھر سے چلی جائے۔ ابو نے قاسم کو فون کیا اور ان کو بلایا کہ گھر آ کر بات کرتے ہیں، لیکن قاسم مجھے لینے کے لیے نہیں آئے۔ ایک کم تعلیم یافتہ شخص کے دل میں جب شک بیٹھ جائے تو وہ کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہ ہو گیا جس کی توقع نہ تھی۔ قاسم نے مجھے ایک بھولی بسری شے سمجھ لیا، طلاق نہ دی اور نہ مجھے لینے آئے، یہاں تک کہ 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میں دن رات اپنے شریک حیات کی کم مائیگی یاد کر کر کے روتی رہتی۔ ایک دن قاسم اچانک گھر آ گئے، امی ابو سے معافی مانگی اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ ابو بہت برہم تھے۔ ابو نے کہا کہ تم 3 سال کہاں تھے، اب کیوں آئے ہو میری بیٹی کو لینے؟ قاسم بولے کہ میں بہت نادان تھا، اپنی بہن کی باتوں میں آ گیا، مجھے اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یوں معافی تلافی کے بعد بالآخر قاسم مجھے اپنے گھر لے آئے۔ گھر پہنچ کر قاسم نے مجھے بتایا کہ بشرا کو میں نے رنگے ہاتھوں کسی آدمی کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ ایک دوپہر میں گھر پہ ہی تھا۔ بشرا سمجھی کہ میں دکان پر ہوں، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بشرا کے کمرے میں چلا گیا ہے۔ یہ دیکھتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن اور اس آدمی کو ابھی اسی وقت زمین میں اتار دوں۔ میں نے اسی شام بشرا کا نکاح اس آدمی سے کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا۔ بشرا ہمارے لیے مر چکی ہے، ہم کبھی بشرا کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس نے اتنی چالاکی سے سارا الزام تمہارے سر لگا دیا، اور میں بھی اتنا بے وقوف تھا کہ اپنی شاطر بہن کی باتوں میں آ گیا۔ قاسم نے مجھ سے بہت معافی مانگی، میں نے بھی ان کو دل سے معاف کر دیا۔ ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگی، اور یوں میرا گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرا گھر بچا لیا۔ بشرا کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، وہ اپنے بھائی اور ماں باپ کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر گئی۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو کہانی کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔